साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पद्य भाग की कविता आलोक धनवा की कविता पतंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें जैसे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 2 है और इसमें पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आपको अलंकार का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 3 दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कवि ने किसे कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है वो है भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, इसका क्या भावार्थ है, कवि क्या कहना चाहता है। फिर ख छतों को भी नर्म बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है। प्रश्न नंबर 5 सर्द आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 6 पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इस पंक्ति का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 7 पतंग एवं शरद का आपसी क्या संबंध है। कवि ने पतंग उड़ाने का जो जिक्र है वो शरद ऋतु में ही क्यों किया, इसका क्या आशय हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 है पतंग कविता एक बिंब प्रधान कविता है कैसे। प्रश्न नंबर 9 पतंग कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। और प्रश्न नंबर 10 और अंतिम सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, यहाँ से लगाकर नाजुक दुनिया यहाँ तक। कुंवर नारायण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पहला ही प्रश्न है बात सीधी थी पर कविता जो है वो कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी पर यह कविता किस संग्रह से ली गई है। प्रश्न नंबर 2 है कविता के संदर्भ में महकना और खिलना क्या है। कविता के संदर्भ में महकना और खिलना क्या है। प्रश्न नंबर 3 कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से क्यों की है। ऐसा बच्चों के खेल में क्या है जो कविता में समान भाव से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है आशय स्पष्ट करें। इन पंक्तियों का आपको आशय बताना है। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ख बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात की चूड़ी मर गई। और घ भाषा को सहूलियत से बरतना। इनका क्या आशय है वो स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5 कवि के अनुसार सीधी बात जटिल क्यों बन गई। ऐसा क्या हुआ कि सीधी बात थी वो भी जटिल बन गई। प्रश्न नंबर 6 कवि ने बात को शरारती बच्चे के समान क्यों बताया। ऐसा कौन सा गुण है जो शरारती बच्चे में भी है और जो बात कवि से खेल रही थी उसमें भी है। प्रश्न नंबर 7 बात सीधी थी पर कविता का वर्णनीय विषय क्या है। बात सीधी थी पर कविता का वर्णनीय विषय क्या है। प्रश्न नंबर 8 कविता के पंख लगा उड़ने का क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 9 बात सीधी थी पर कविता का मूल संदेश लिखिए। और प्रश्न नंबर अंतिम और 10 सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हार कर मैंने उसे कभी नहीं सीखा। पूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 4 है जिसमें अध्याय कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। रघुवीर सहाय के कौन से संग्रह से ये ली गई है। प्रश्न नंबर 2 कैमरे में बंद अपाहिज कविता का व्यंग्यार्थ क्या है। इसमें किस बात पर व्यंग्य किया गया है ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस पंक्ति से मीडिया की किस सोच का पता चलता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस पंक्ति से मीडिया की किस सोच का पता चलता है। प्रश्न नंबर 4 इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यहाँ कौन किसके रो पड़ने का इंतजार करता है। कौन किसके रो पड़ने का इंतजार करता है। प्रश्न नंबर 5वां है
कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, इस कथन से क्या आशय है? कौन कह रहा है, किसको रुलाना है? प्रश्न नंबर 6, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर बताइए कि हमें शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर आपको बताना है कि शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के साथ अपना व्यवहार किस तरीके का हो। प्रश्न नंबर 7, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखेटे में छिपी क्रूरता की कविता है, कैसे? करुणा के मुखेटे में छिपी क्रूरता की कविता है, कैसे? और प्रश्न नंबर 8 है, वो इस प्रकार है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस सोच की अभिव्यक्ति हुई है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस सोच की अभिव्यक्ति हुई है? प्रश्न नंबर 9, दूरदर्शन पर अपाहिज को लाने के पीछे मीडिया कर्मी का क्या उद्देश्य है? वो दूरदर्शन पर अपाहिज को क्यों ला रहा है? और प्रश्न नंबर 10, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। धन्यवाद। यहाँ तक का जो आपके काव्यांश है, अंतरा है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरा जो शमशेर बहादुर सिंह की एक छोटी सी कविता है, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, शमशेर बहादुर सिंह को किस कवि के रूप में जाना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को किस कवि के रूप में जाना जाता है? तो इनको बिंबधर्मी कवि कह सकते हैं, प्रयोगवादी कवि भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उषा कविता का वर्णनीय विषय क्या है? उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो पल पल परिवर्तित सूर्योदयकालीन जो प्रकृति का परिवेश है, उसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, उषा कविताओं में गांव के कौन कौन से घरेलू उपमानों का प्रयोग हुआ है? उषा कविताओं में गांव के कौन कौन से घरेलू उपमानों का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 4 है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 5, जादू टूटता है उषा का, यहाँ जादू का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 6, उषा कविता में अंधकार युक्त आकाश और उषा कालीन लालिमा, उषा कविता में अंधकार युक्त आकाश और उषा की लालिमा के लिए कौन कौन से प्रयुक्त प्रतीक है वो प्रयुक्त हुए हैं? यदि आप इन प्रतीकों को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी कविता का भावार्थ क्लियर हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यहाँ कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 8, उषा कविता की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए, यानी उषा कविता का आपको शिल्प सौंदर्य लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, वो है उषा कविता में नए बिंबों और उपमानों की कविता है। उषा कविता नए बिंबों और उपमानों की कविता है, कैसे? यानी कौन कौन से नए बिंबों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से उपमानों का प्रयोग हुआ है, यह लिखकर आपको साबित करना है कि उषा कविता नए बिंबों और उपमानों की कविता है। और प्रश्न नंबर अंतिम और 10वां है, उषा कविता की कौन सी पंक्तियां बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करती है और करती है तो कैसे? रुबैया और गजल फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी जो पद्य भाग का अंतिम पाठ है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों में यदि हम बात करें तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, फिराक की रुबाई में काव्य रस व्यक्त हुआ है, यानी फिराक की जो रुबाई है उसमें कौन सा काव्य रस व्यक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, भावार्थ लिखें। इस रुबाई का आपको भावार्थ लिखना है गजल का। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले। यूं तो गजल कई है इस पार्ट में, लेकिन यह महत्वपूर्ण गजल है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है कि फिराक की रुबाई में चांद का टुकड़ा किसे और क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 4, फिराक की रुबाई में चांद का टुकड़ा किसे और क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 5, कवि ने रस की पुतली किसे और क्यों कहा है? यह भी फिराक की रुबाई में है।
प्रश्न नंबर 6 है, कवि ने प्रेम व सौंदर्य की दुनिया की क्या विशेषता बताई है? कवि ने प्रेम व सौंदर्य की दुनिया की क्या विशेषता बताई है? प्रश्न नंबर 7, फिराक ने अपनी गजलों की तुलना किसके साथ की है? किसकी गजलों के साथ की है? तो ये भी एक छोटा प्रश्न अच्छा बन रहा है, और क्यों की है तो प्रश्न लघुत्तरात्मक भी बन जाए। प्रश्न नंबर 8, तुम भी आंखें रखो हो, तुम भी आंखें रखो हो से कवि का क्या तात्पर्य? कवि क्या कहना चाहता है, या तुम कौन है और कवि के आंखें रखने का मतलब क्या है? प्रश्न नंबर 9, कवि वियोग के दर्द में चुपके चुपके क्यों रोता है? ऐसा क्या है कि कवि को वियोग का दर्द तो है, लेकिन वह लोगों से चुपके चुपके क्यों रोता है? फिर प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, वो इस प्रकार है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। यहाँ कवि ने किस बाल सुलभ चेष्टा की ओर संकेत किया है? बालक तो है ही, बालक तो है ही, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि बालकों में ऐसा कौन सा गुण होता है, या ऐसी कौन सी बाल सुलभ चेष्टा होती है जिसकी ओर कवि ने संकेत किया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, विशेष तौर पर ये विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा का उनका परिणाम प्रभावी रहे, इसलिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आपसे मैं एक निवेदन चाहूँगा, कोई जो शिक्षक साथी और विद्यार्थी चैनल के नियमित सदस्य नहीं है, वो SLV हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।